हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइलम एस्केहेलमिन्थिस की टाइप स्टडी एस्केरिस में पाए जाने वाले परजीवी अनुकूलन के बारे में। क्योंकि एस्केरिस एक परोपजीवी जीवन व्यतीत करता है तो इसके शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी अडेप्टेशंस या अनुकूलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम जनरल बात करते हैं कि जो परजीवी अनुकूलन होते हैं, जब इवोल्यूशन हुआ था, तो जो ये क्योंकि ये अंतः परजीवी होते हैं तो ये अपने अंदर बहुत सारे ऐसे अनुकूलन जो है वो उत्पन्न कर लेते हैं या उनमें हो जाते हैं, जिनसे कि वो जिसकी भी आंत में रहते हैं या शरीर के भीतर रहते हैं, तो जिस वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर रहते हैं उसके अंदर रहने के लिए इनके पास अनुकूलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे होती है? उनमें स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और वो कैसे होते हैं? इनमें कंटिन्यूअस उत्परिवर्तन होता रहता है और इससे इनके जो लाइफ होती है और इनके जो शरीर होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसमें मुख्य जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं कि एक तो एलिमेंट्री कैनाल में इनमें चेंजेस आ जाता है। तो जितने भी फ्लूक्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल या तो डीजेनरेट हो जाती है या इनमें नहीं पाई जाती है, या इनका नर्वस सिस्टम जो है वो भी डीजनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी की शरीर के अंदर रहते हैं तो इन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अब इनमें आवश्यकता क्या होती है? या तो इनमें सकर्स पाए जाते हैं या हुक्स प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए होते हैं? ये जिस बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वहाँ पर अटैचमेंट के लिए इनमें ये डेवलप हो जाते हैं। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होता है और इनकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इनमें इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, सेकेंडरी होस्ट, जिससे ये ट्रांसमिट होते हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर, और इस टाइम टू टाइम इनमें जो है इवोल्यूशन होता रहता है। ये अपने आप को बहुत सारी स्पीशीज एज ए होस्ट में रहने के अनुकूलित हो जाते हैं। तो आज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एस्केरिस में पाए जाने वाले अनुकूलताएं पढ़ते हैं। अब एस्केरिस में जो अनुकूलताएं पाई जाती है उसमें पहली टाइप की होती है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और दोनों एंड से पॉइंटेड होता है, जिससे ये आसानी से किसी भी टिश्यू के अंदर एंटर कर सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात होती है ऑर्गन्स ऑफ एडिशन, मतलब कि आंत में जो चिपकने के लिए जो चीज़ें पाई जाती है, तो इसमें क्या होता है कि लीवर फ्लूक की तरह इसमें चूषक या कंटक नहीं पाए जाते हैं, जिससे कि वो आंत भीती में चिपक नहीं सकता। लेकिन इसके जो माउथ होता है उसके अंदर 3 लिप्स पाए जाते हैं, जो उस पैरासाइट को उस म्यूकस मेम्ब्रेन जो होस्ट की इंटेस्टाइन है, क्योंकि ये मनुष्य की आंतों में रहता है, तो मनुष्य की आंत की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें चिपकने में ये लिप्स उसकी मदद करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनकी जो प्रचलन क्षमता होती है वो आंत की जो क्रमानुकुंचन गति होती है, पैरालिस्टिक मूवमेंट जो होता है, इसके विपरीत उसे होस्ट की आंत में बनाए रखने में समर्थ बनाती है इसको। तो इस तरह से इसमें एडिशन के लिए, चिपकने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, लेकिन ये लिप्स की सहायता से म्यूकस मेम्ब्रेन पर चिपक जाता है। लोकोमोशन, क्योंकि पैरासाइट है ये, इसे चल के कहीं नहीं जाना पड़ता है, तो इसके अंदर कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाया जाता है। बॉडी कवरिंग, इसके चारों तरफ, एस्केरिस के चारों तरफ बॉडी वॉल जो है वो इसकी क्यूटिकल की बनी होती है, जो कि होस्ट के जो एंजाइम्स हैं, जो पाचक एंजाइम्स हैं, उससे रेजिस्टेंट होती है, उससे उसकी सुरक्षा करती है। तो इस तरह से इसकी जो बॉडी कवरिंग होती है, जो आवरण होता है, वो बहुत मोटा होता है और क्यूटिकल का बना होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एस्केरिस जो है वो एंटी एंजाइम का स्रावन करता है, जो कि परपोषी यानी ह्यूमन बीइंग के जो पाचक एंजाइम्स होते हैं उससे इसको सुरक्षित रखता है।
ये जो अडेप्टेशंस होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस कहलाते हैं। दूसरे टाइप के जो अडेप्टेशंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो परपोषी के जो आंत में जो भोजन होता है सॉरी, क्योंकि ये परपोषी की आंत से पचा हुआ भोजन को जो है वो चूस कर अपना भोजन जो है वो ग्रहण करता है, और इस चूसने के लिए, इस सक करने के लिए इसके फेरिंग्स जो है वो ग्रसनी जो होती है वो मस्कुलर होती है, और वो उसके फूड को सक करने के लिए चूसने में बहुत मदद करती है। ये क्योंकि पूरा पचा हुआ भोजन जो है वो ग्रहण करता है, तो इस कारण से इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियां डेवलप नहीं होती है, और इस कारण से क्योंकि ये पचा हुआ भोजन ग्रहण करता है इसकी आहार ढाल जो है वो बहुत सिंपल होती है, सरल प्रकार की होती है। क्योंकि ये शरीर के अंदर रहता है, आंतों के अंदर रहता है, तो यहाँ पे इसे किसी भी तरह के सेंस ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनमें ज्ञानेंद्रियाँ डेवलप नहीं होती है या नहीं के बराबर होती है। ये क्या इस एस्केरिस के अंदर पाई जाती है, कहाँ पे, लिप्स पे पाई जाती है, किस फॉर्म में, पैपिली के फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिंपल होता है, जैसा आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसके एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस होते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, राइट। तो इसकी जो बॉडी वॉल हमने पहले भी डिस्कस किया था, बॉडी वॉल इसकी बहुत टफ होती है, दृढ़ होती है, मोटी होती है, और रेजिस्टेंट क्यूटिकल पाई जाती है, राइट ना। क्या पाई जाती है, प्रतिरोधी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, और जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स से, जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उससे उसकी बचाव करती है, क्योंकि ये प्री डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्री डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सॉरी, इसमें जो श्वसन होता है वो सब पूरा का पूरा अवायवीय श्वसन होता है, क्योंकि ये आंतों में रहता है और वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, और इसको इम्पॉर्टेंट होती है कि इसका जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो बहुत स्लो होती है, और इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ ये होस्ट की इंटेस्टाइन में कम ऑक्सीजन या नई ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये आराम से जीवित रह सकता है। सॉरी, इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसके अवशोषण, वहन और वितरण की प्रक्रियाओं के लिए इसमें सुडोसोलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी कैविटी होती है वो सुडोसोलोम होती है, और उस कैविटी में जो फ्लूइड पाया जाता है ये परिसंचरण तंत्र जो है ये पूरा का पूरा जो है वो सुडोसोलोमिक फ्लूइड से होता है, और इसलिए इसमें कोई स्पेशल अलग तरह से कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट जो उसका होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा हमने पढ़ा था कि परजीवियों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम या श्वसन जो जनन तंत्र होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये प्रजनन जो है इसका बहुत सारे जो ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहता है और उसको दूसरे होस्ट के अंदर संक्रमित होना आवश्यक होता है, जो कि एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, और वो दूसरे होस्ट में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इस कारण से इनमें एग की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि कुछ चांस जो है वो दूसरे एनिमल में पहुंचने के रह जाते हैं। यहाँ पे जो अंडे होते हैं वो संक्रमण का ना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसकी अंडों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके एग के चारों तरफ जो है वो एक रेजिस्टेंट कवरिंग जो है वो काइटिनियस कवरिंग जो है वो पाई जाती है, जो जाइगोट को एक सेफ्टी देती है, सुरक्षा देती है, और जो अंडे हैं उनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सालों तक जिंदा रखने में सहायता करती है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, परपोषी जो दूसरा परपोषी है उसके निगले जाने से पूर्व इसके बाहर ही
मतलब उसके निगल जाने से पहले ही इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर परपोषी डेवलपमेंट के बिना ही अगर ये परपोषी खा जाता है तो वहाँ उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अब जब ये परपोषी शरीर के बाहर जो है, इसको चाहिए गर्म चाहिए, छायादार चाहिए और ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए साथ में इसका टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको 37.7 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए और 15.5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम तापमान पर और 37.7 से ज़्यादा पर इनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इतनी सारी बाधाओं को पार करने के बाद ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनकी अंडों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर अंडे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से एक एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस जो है वो हर मिनट 162 अंडे देती है और एक दिन में 2,34,000 अंडे देती है और अपनी लाइफ में पूरे 2 करोड़ अंडे देती है। और इस वजह से इनमें जो है रिप्रोडक्टिव जो इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब निश्चित परपोषी में पहुंचने तक जाइगोट और एम्ब्रियो, जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है, वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर एक कवच बना देता है जो इसको सालों तक उसमें जिंदा रखता है। दूसरा होता है कि इनके अंडों की साइज़ जो है वो बहुत छोटी होती है, छोटा आकार होता है और रेजिस्टेंट होता है नेचर के जो इन्वायरमेंट कंडीशन से उससे, इसलिए ये होस्ट से दूर दूर तक डिस्पर्स आराम से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। और इसके ऊपर जो शील्ड पाई जाती है इसको कोल्ड और ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन से बचाती है और स्प्रेड हो जाता है। एक संक्रमित मनुष्य से दूसरे संक्रमित मनुष्य में इसका संक्रमण बिना किसी इंटरमीडिएट होस्ट के सीधा भी हो जाता है और इस वजह से इनका जो दूसरे होस्ट में जाने का जो रास्ता है वो सुगम और सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरह से एस्केरिस के अंदर अब परपोजी होस्ट के अंदर रहने के लिए बहुत सारे अडेप्टेशंस जो है वो अनुकूलन पाए जाते हैं और ये आसानी से वहाँ पर अपने जीवन का यापन कर सकता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।